बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 4 एंड 5 के एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले हमने यूनिट 1, 2 एंड 3 के भी एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि यूनिट 4, 5 के एमसीक्यूज के आंसर क्या, क्यों और कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास यूनिट 4 है विच इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इसके पहले हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास यूनिट 4 के एमसीक्यू ओपन है, जिसमें पहला जो एमसीक्यू है वो ये है कि नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर, यानी टोटल्स कितने पीरियड्स होते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में। तो हम पहले पीरियोडिक टेबल्स को ओपन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल्स के 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसको हम पीरियड कह रहे हैं। तो आप गिन भी सकते हैं कि यहाँ 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इसी वजह से इनके जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर वो 7 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एलिमेंट हैं। तो ग्रुप्स बेसिकली जो वर्टिकल कॉलम है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ग्रुप्स कहलाते हैं। तो कुछ ग्रुप्स के नेम भी हैं, जैसे ये फर्स्ट ए ग्रुप है, इसका नेम है अल्कली मेटल। जो सेकेंड ए ग्रुप है स्टूडेंट, इसका नेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी के साथ आप को वैसे ये पता होना चाहिए कि जो 8 ए ग्रुप है इसका नेम है नोबल गैस, 7th ए ग्रुप का नेम है हालोजेंस। तो इस तरह हमने कुछ ग्रुप्स के नेम भी रखे हैं। जिस तरह जो सेकंड ए ग्रुप है इसका नेम है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू 8 ए ग्रुप। कौन सा एलिमेंट ऐसा है इनमें जो 8 ए ग्रुप में बिलोंग करता है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, बेरियम है, या फिर जीनॉन है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास हम पीरियोडिक टेबल को ओपन कर लेते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल से देखकर ही हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ इधर कोई एटॉमिक नंबर वगैरह नहीं गिवन जिससे हम इसका पता लगा सकें कि ये कौन से पीरियोडिक टेबल में लाई करता है। तो जीनॉन जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 8 ए ग्रुप में लाई कर रहा है, यहाँ ये इस जगह पर। तो इसी वजह से XE जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू है हमारे पास 4, वो ये है कि मेन ग्रुप्स एलिमेंट आर अरेंज इन डैश ग्रुप्स। मेन ग्रुप्स के जो एलिमेंट हैं वो फर्दर कितने ग्रुप्स में अरेंज हैं। तो मेन ग्रुप कौन से ग्रुप्स हैं स्टूडेंट, ये जो एस ब्लॉक आपको नजर आ रहा है यहाँ ये 2 ग्रुप्स हैं, और इसी तरीके से पी ब्लॉक के अंदर ये 6 ग्रुप हैं। इस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स हैं इनको मेन ग्रुप्स के एलिमेंट कहा जाता है। तो टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हो गए, 2 यहाँ हैं, 6 यहाँ हैं। तो टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स हो गए जो कि मेन ग्रुप्स में लाई करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो ये है कि पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का पीरियड नंबर क्या है, तो ये कौन से पीरियड में लाई करता है। तो इसके लिए हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इन्होंने एटॉमिक नंबर विच इज 13 और मैस नंबर जो कि 27 है वो हमें गिवन है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ साइड पे लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लास्ट में हमारे पास सब शेल आ रहा है विच इज़ पी, और ये इसके साथ ये जो 3 लिखा है ये हमें शेल का बताता है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल है वो 3 है। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल होगा वही इसका पीरियड नंबर होगा। अगर यहाँ 4 होता तो ये 4 पीरियड में होता। अब यहाँ ये जो शेल है ये तीसरा शेल हमें बता रहा है, तो ये 3rd पीरियड में लाई करता है। इसी तरीके से अगर किसी का 2 लिखा होता, यहाँ P के साथ यहाँ 2 लिखा होता है, जैसे यहाँ 3 लिखा है, तो ये दूसरे पीरियड में लाई करता। तो अब 3 लिखा है तो हम इसको 3rd पीरियड में मार्क कर देंगे। तो राइट जो इसका आंसर है वो है सी। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट m। अब m हमारे पास एक एलिमेंट है और इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ऑलरेडी, ये आल्दो एल्यूमिनियम की है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 13 में यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 and 2 4 हो गए, यहाँ 6 आ गए, 6 और 4 10,
10 और आगे फिर 2 हमने ऐड किए तो 10 और 2 12 और 1 क्योंकि एल्यूमिनियम में 13 होते हैं तो यहाँ हमने 1 लिखा तो ये 13 बन जाएंगे। अब P के अंदर तो वैसे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो यहाँ हमने 1 के बजाय हमने 2 यहाँ लिख दें अगर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी किसी एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। यानी P में 6 आते हैं तो यहाँ 1 की बजाय आपने क्या कर देना है 2। तो वैलेंस शेल सिर्फ ये तीसरा जो शेल है ये वैलेंस शेल है, तो इसका जो राइट आंसर है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट M उसका होगा 3s2 एंड 3p2। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट आंसर है वो है D, तो हम D को जो है वो मार्क कर लेंगे। इस तरह अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास MCQ नंबर 7 है जो कि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यू एक्सपेक्ट हैव द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जिसकी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ग्रेटर है। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट टेबल को ओपन कर लेते हैं। तो हमें ये स्टूडेंट पता होना चाहिए कि ये वैसे एक ही जो ग्रुप्स के एलिमेंट लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम ये एक ही जो है ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं। तो टॉप से बॉटम अगर आप मूव करें ना डाउन की तरफ, यानी लिथियम से सोडियम की तरफ मूव करेंगे, सोडियम से पोटेशियम की तरफ, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे एंड पर हमारे पास जो गिवन हमारे पास MCQ गिवन ऑप्शन है इसमें जो सबसे एंड पर आ रहा है वो RB है। तो दैट मीन कि RB की जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा बिकॉज इट हैज मोर शेल, इनर शेल। तो इस वजह से जो इसके लिए शील्ड की वजह बनेंगे, तो राइट आंसर इसका D होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखें कि MCQ नंबर 8 के एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, आप अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, यानी यहाँ से लेफ्ट से आप राइट की तरफ मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, जैसे ये थर्ड पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सो ऑन, आप आगे मूव करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज, तो कौन सी चीज इंक्रीज नहीं होती। तो ये बात हमें पता है कि किसी भी पीरियड में चूंकि शेल नंबर जो है, नंबर ऑफ शेल जो है वो कांस्टेंट होते हैं, यानी सोडियम के भी 3 शेल हैं, मैग्नीशियम की भी 3 शेल हैं, एल्यूमिनियम की भी 3 शेल हैं, सिलिकॉन की भी 3 शेल है, यानी पीरियड में शेल नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आपने इसको हिंट के तौर पर याद रखना है कि शेल अगर चेंज नहीं हो रहा तो शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज नहीं होगा। एस फॉर शेल, एस फॉर शील्डिंग इफेक्ट, ये हिंट है, छोटी सी ट्रिक है, आपने याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में कांस्टेंट रहता है। तो दैट मीन इसका जो राइट आंसर होगा वो C होगा, विच इज शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट 9 नंबर MCQs के ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप सेकंड ए आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल। ये जो सेकंड ए के ग्रुप हैं ये लेस रिएक्टिव हैं इस अल्कली मेटल से, फर्स्ट ए से लेस रिएक्टिव हैं। क्यों लेस रिएक्टिव हैं जी? बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट हैव। तो याद रहे कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को समझना है तभी आप MCQs कर पाएंगे। लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इसकी हाई होने की वजह यह है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, यानी आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ज़्यादा एनर्जी जब लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए, यानी आसान लफ्ज़ों में मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू सोडियम के इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी उतना वो लेस रिएक्टिव होगा। तो दैट मीन कि ये जो मैग्नीशियम है ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम। ये क्यों लेस रिएक्टिव है? बिकॉज इट रिक्वायर्ड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका राइट जो आंसर है वो है 9 विच इज हाई आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट 5 की जानिब विच इज केमिकल बॉन्डिंग, और इसके MCQs को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसमें जो पहला MCQ है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल फॉर्म एन आइन ऑफ द चार्ज -2, यानी कौन सा ऐसा एटम होगा इन गिवन ऑप्शन में जो कि एन आइन बनाएगा और जिसका चार्ज -2 होगा। तो यानी वो -2 चार्ज बना लेगा। तो स्टूडेंट एक बात याद रहे कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करें और जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हों, वो जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के दौरान वो मजीद 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा। तो यानी जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वही एनाइन बनेगा। जिस तरह ऑक्सीजन आप देख लें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब भी वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो अब हमने इस गिवन डाटा में देखना है कि कौन
इलेक्ट्रॉन है, तो हम इनको बारी बारी सबकी देख लेते हैं कि शेल में कितने कितने आते हैं। पहले हमारे पास जो ए ऑप्शन है इसमें 12 एटॉमिक नंबर है। तो आपने क्या करना है कि मैस नंबर को इग्नोर कर दें, इसका कोई काम नहीं है यहाँ, सिर्फ एटॉमिक नंबर को देखें कि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले शेल में टोटल 12 हैं, पहले में 2 आएंगे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 10 और लास्ट वाले में 2 आएंगे 12। तो मैंने कहा है कि लास्ट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन जिसके आएंगे वो इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरे देखें आप कि दूसरा जो बी ऑप्शन है इसमें 14 है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10, तीसरे में 4, तो तभी 14 इसके एटॉमिक नंबर है। 14 प्रोटॉन होंगे और 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने इलेक्ट्रॉनों को जो है वो यहाँ अरेंज करना होता है। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा। नेक्स्ट हम मूव करें तो आप देखें कि यहाँ जो नेक्स्ट सी ऑप्शन है कि 8, अब इसमें देखें कि पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जी हाँ, इसको दूसरे शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मजीद रिक्वायर्ड हैं, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये -2 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लेकिन हम आगे डी की भी जो है वो कर लेते हैं। डी की भी आप देखें तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, इसके पूरे हो गए। इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सिर्फ जो सी हमारे पास है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ये बेसिकली ऑक्सीजन ही है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल। तो दैट्स वाई हम इसका जो राइट आंसर है सी वो उसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करें अगर, तो हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यू है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल नॉट फॉर्म कैटाइन और एनाइन। इनमें से कौन सा ऐसा एटम है जो कैटाइन और एनाइन दोनों नहीं बनेगा, यानी आसान लफ्जों में वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो स्टूडेंट याद रहे, जो नोबल गैसेस होती हैं, जो 8A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो ना कैटाइन बनते हैं ना एनाइन बनते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नोबल गैसेस हैं कि नहीं? तो इसके लिए हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना होगा इनके शेल्स में, तो तभी हमें पता चलेगा। तो आप देखें कि पहले जैसे यहाँ 16 है, तो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 10, और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये 16 पूरे हो जाएंगे। तो इसके तीसरे में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो ये नोबल गैस होता, यानी इसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे होते, तो यानी 8 के अगर आ रहे हों तो वो नोबल गैस होगी। तो नेक्स्ट देखें बी ऑप्शन को। इसमें देखें कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 आ रहे हैं। ये इसी तरह से हम इसको लिखते हैं कि L एंड M शेल में इसी तरह इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें सी ऑप्शन, तो इसमें पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, तो यही स्टूडेंट वो नोबल गैस है जिसमें हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अगर वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कहलाता है? वो नोबल गैस कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जिसकी एटॉमिक नंबर 18 है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो एमसीक्यू है हमारे पास वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल फॉर्म कैटाइन। इनमें से कौन सा ऐसा एटम है जो कैटाइन बनाएगा? तो स्टूडेंट याद रहे, कैटाइन वही एटम्स बनाते हैं जो मेटल्स होते हैं। और मेटल्स हमें कैसे पता चलेगा? हमें इस तरह से पता चलेगा कि अगर उनके वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हों तो वो कैटाइन बनाएंगे और वही मेटल होंगे। इसके अलावा जो आते हैं 5, 6, 7, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं यानी आखिरी शेल में आते हैं तो वो एनाइन बनाएगा। तो अब एटॉमिक नंबर 20 है, इसको अगर हम देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, तो आप देखें कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर वैसे यही बनता है। मैंने अभी बताया कि कैटाइन वही एटम बनाते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हों। तो यहाँ इसके वैलेंस शेल में यानी 4 शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यही कैटाइन बनाएगा। हम बाकियों की भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ देखें कि बी जो ऑप्शन है इसमें 18 है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये 3 और ये भी 3 वाला है। अब तीसरे को भी अगर आप देख लें तो इसमें भी इसके वैलेंस शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। तो किसी के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कैटाइन बनाता है। हमने देख लिया जो ए ऑप्शन है यही इसका राइट ऑप्शन है, उसको मार्क कर लेते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
स्टूडेंट नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 4, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम ओबे डुप्लेट रूल। इनमें से कौन सा ऐसा एटम है जो डुप्लेट रूल को ओबे कर रहा है। तो स्टूडेंट डुप्लेट रूल बेसिकली ये रूल है कि जब भी कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स करता है इसके वैलेंस शेल में, तो वो कहलाता है डुप्लेट। तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के जो एटम्स हैं वही डुप्लेट रूल को ओबे करते हैं। इन गिवन ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डुप्लेट रूल ओबे कर रहा हो। ये सारे के सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं। तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है, या मिस्टेकनली मेरे ख्याल में ये इनसे मिस्टेक हो गई है बुक वालों से, तो यहाँ इसका राइट आंसर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि एमसीक्यू नंबर 5 की जानिब कि सिलिकॉन बिलोंग्स टू 4a, इट हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो कह रहे हैं कि सिलिकॉन जो है वो 4 ग्रुप में बिलोंग करता है। तो याद रहे कि जो ग्रुप नंबर होता है यही हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब 4a ग्रुप है तो दैट मीन इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 3a ग्रुप होता तो 3 इलेक्ट्रॉन होते वैलेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 6 है कि फास्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 5a, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट नीड्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। फास्फोरस जो है वो 5th ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने अभी बताया कि जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 ग्रुप है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोर इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। स्टूडेंट नेक्स्ट आप देखें कि 7 जो एमसीक्यू है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ AlF3 एल्यूमिनियम एटम लूजेस। अब यहाँ देखें आप कि AlF3 हमारे पास मालिक्यूल हैं, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि एल्यूमिनियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो F आप देखें कि 3 F के एटम हैं, तो इसका मतलब ये है कि Al3 एटम ही लूज करेगा, क्योंकि F जो है यहाँ अटैच है वो 3 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ Na2S। इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है Na2S के बारे में। तो आप यहाँ देखें कि ईच सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। हर सोडियम एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है वो मेटल है और जो सल्फर है वो नॉन मेटल है। तो सोडियम 2 एटम्स हैं तो एक एक जो है ना दोनों में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि सोडियम फॉर्म कैटाइन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कैटाइन बनेगा, सल्फर एनाइन बनेगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन है कि ईच सल्फर एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन। हर सल्फर एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये बात बिल्कुल गलत है, एक ही सल्फर एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। ये बात सही नहीं लिखी, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 9 एमसीक्यू है जो इसका लास्ट है कि आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। इनमें से हमने कोवलेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, तो इससे पहले हम पीरियोडिक टेबल से इसको समझ लेते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट ये देखें पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है, ये हमारे पास बेसिकली मेटालिक ग्रुप है, और थर्ड ए ग्रुप। ये 3 जो ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं ये मेटल्स ग्रुप हैं। जब भी मेटल्स और बाकी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलेंगे तो ये फॉर्मेशन होगी आयोनिक कंपाउंड की। लेकिन नॉन मेटल्स अगर आपस में मिलकर रह रहे होंगे तो वो फॉर्मेशन होगी कोवलेंट कंपाउंड की। अब आप देखें कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप में आ रहा है, लेकिन ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और जितने भी आपको ग्रीन कलर में ये बाकी एलिमेंट नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स जब आपस में मिलकर रहेंगे तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। तो कोवलेंटली बॉन्ड कौन कौन से होंगे, ये देखें कि हाइड्रोजन और ये जो ग्रीन है ये अगर आपस में रहेंगे तो ये नॉन मेटल होंगे। अब पहला एमसीक्यू आप देखें कि सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम जी फर्स्ट ए में है, और क्लोरीन सोडियम दैट मीन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा। अब सेकंड देखें MgO, तो मैग्नीशियम कहाँ है, सेकंड ए ग्रुप में है, और ऑक्सीजन कहाँ है, ये यहाँ है। तो मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। थर्ड देखें H2O। अब H जो है वो आता तो फर्स्ट ए में है, लेकिन ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल एटम्स के दरमियान बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जो कि H2O है।
आप लास्ट में भी देख लें कि पोटाशियम है हमारे पास, के जो कि मेटल है, और एफ फ्लोरीन ये नॉन मेटल है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो स्टूडेंट, इसके साथ हमने एमसीक्यूज को डिटेल में समझा। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।